आज का टॉपिक है अपना कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग एक बहुत ही मेन टॉपिक है। कैपिटल बस्टिंग, देखो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं वो आप सुनो ध्यान से कि कैपिटल बस्टिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्या कारण है। देखिए कैपिटल एक वर्ड है, कैपिटल, ठीक है। कैपिटल आप जानते ही हो, कोई भी आप काम स्टार्ट करते हो तो कैपिटल आपको चाहिए। बिना कैपिटल कोई भी काम नहीं हो सकता। अब कैपिटल को पैसा बोल सकते हो, पैसा, ठीक है। कैपिटल मीन्स पैसा। नॉर्मली एक कंपनी कैपिटल का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर इनसे करती है। अब आपने जो कैपिटल इकट्ठी की है, आपने जो कैपिटल ली है, उस कैपिटल को या उस पैसे को बजट करना, प्लान करना कि उस पैसे को कहां पर लगाया जाए। तो आप ही समझिए कैपिटल बस्टिंग क्या होती है। जो पैसा आपने इकट्ठा किया है, जो पैसा आपने लिया है, उसका प्लान करना, उस पैसे का प्लान करना ही क्या होता है, कैपिटल बस्टिंग। पैसे का प्लान करना, या आप ये कह सकते हो कि जो पैसा आपके पास है उसका ऑप्टिमम यूज कैसे हो, उसका बेस्ट यूज कैसे हो, वो फंड कहां पर लगाया जाए, ये हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो कैपिटल बस्टिंग आप ये बोल सकते हो कि कोई भी कंपनी जब भी कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो उससे पहले की प्लानिंग होती है। एक कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से पहले की प्लानिंग ही क्या होती है, कैपिटल बस्टिंग होती है। कैपिटल बस्टिंग हम इसलिए पढ़ते हैं कि मान लो आप कैपिटल एक्सपेंसेस कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे मान लो कोई फैक्ट्री खोलनी है या कोई प्लांट मशीन इंस्टॉल करनी है, तो पैसा लगाएं या ना लगाएं। मैंने बोला पैसा लगाएं या ना लगाएं, ये चेक करना हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं या 2 या 2 से ज्यादा ऑप्शंस हैं, तो उनमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, वो भी हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ते हैं। तो देखिए पॉइंट क्या आया, पॉइंट ये आया कि कैपिटल बस्टिंग आपको क्या सिखाएगी। कैपिटल बस्टिंग आपको ये सिखाएगी कि आपने जो कैपिटल ली है, आपने जो पैसा लिया है, उसको इन्वेस्ट करना। इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इसका दूसरा नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो जिसके पास पीडीएफ नहीं है वो वहां से ले सकता है या हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। देखिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसका दूसरा नाम है। तो कैपिटल बस्टिंग 2 लाइन में अगर कहें तो क्या बन गया, ये बन गया कि एक कंपनी ने जो पैसा लिया है उसको कहां पर लगाएं, उसकी प्लानिंग करना कि पैसा लगाएं या ना लगाएं, या 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं तो बेस्ट कौन सा है, ये चेक करना भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं। या कंपनी ने जो फंड लगाए हैं वो इफेक्टिवली काम आए या ना आए। तो ये सब हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये सब हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर पढ़ने वाले हैं। कंपनी द्वारा जो पैसा लगाया गया है वो ऑप्टिमम है या नहीं है। अब बात आती है कि सर कैपिटल बस्टिंग की नीड क्यों पड़ी। देखिए कैपिटल बस्टिंग की नीड इसलिए पड़ी क्योंकि कैपिटल आप लगा रहे हो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के अंदर और वहां पर पैसा बहुत बड़ा अमाउंट में इन्वेस्ट होता है। आज एक एग्जांपल लो, आपको मान लो कोई हल्का फुल्का आइटम परचेज करना है, कोई छोटा मोटा आइटम या कम पैसों का आइटम। मान लो आपको मार्केट से कोई सामान लेके आना है, 50 रुपए का आता है, तो आप वहां पर दिमाग नहीं लगाओगे, ठीक है कोई बात नहीं, लग गया। लेकिन अगर यही पैसा आप घर में चेक करिए, आपको कार परचेज करनी है, तो उस कार के परचेज करने से पहले आप पहले प्लान करोगे कि कौन सी कार चाहिए, इसके ये फायदे हैं, इसके ये नुकसान है, इसमें ये फीचर्स हैं, उसमें ये नहीं है। तो कार को परचेज करना एक क्या हो गया, कैपिटल बस्टिंग हो गया। तो आप ये बोल सकते हो कि कैपिटल बस्टिंग के अंदर अमाउंट बहुत बड़ा इन्वॉल्व होता है, इसलिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। दूसरा लॉन्ग टर्म पीरियड, जो पैसा आप लगा रहे हो वो लंबे समय के लिए लगा रहे हो, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि लगाएं या ना लगाएं। तीसरा, जिस प्रोजेक्ट में आप पैसा लगा रहे हो वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है, मतलब ये है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा पैसे का इफेक्टिव यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 2 या 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट है तो बेस्ट कौन सा है, वो पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बता पाओगे हाँ ये बेस्ट है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं कैपिटल बस्टिंग। आगे अगर हम बात करें तो कैपिटल बस्टिंग की 2 होती है टेक्निक्स, ठीक है। एक है कौन सी टेक्निक, ओल्ड टेक्निक जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल टेक्निक, और एक होती है मॉडर्न टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक
जिसको बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। एक है ओल्ड टेक्निक, एक है डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। ओल्ड टेक्निक मतलब पुरानी टेक्निक और मॉडर्न मतलब न्यू टेक्निक। क्या फर्क है? देखिए, पुरानी टेक्निक में आप कंसीडर नहीं करोगे क्या, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको इस चैप्टर में बोलते हैं क्या, डिस्काउंटेड करना, या आप लिख लो प्रेजेंट कैश फ्लो, प्रेजेंट वैल्यू। ट्रेडिशनल टेक्निक में क्या होगा, आप टाइम वैल्यू फैक्टर को इग्नोर करोगे, आप डिस्काउंटेड टेक्निक को इग्नोर करोगे। ये है आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक। मतलब आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालोगे, ये आपकी ट्रेडिशनल टेक्निक। और डिस्काउंटेड कैश फ्लो में क्या होता है, आप प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करके चलते हो। आप प्रेजेंट वैल्यू को क्या करते हो, कंसीडर करके चलते हो। ठीक है। अब बात अगर हम करें कि ट्रेडिशनल टेक्निक में कौन कौन से आप टेक्निक्स पढ़ने वाले हो, देखिए यहां पर दो आपके मेथड होते हैं। नंबर 1 है पे बैक पीरियड, इसके अंदर भी एक दो होते हैं जैसे पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी टाइप। तो दूसरा है ARR। आज हम इनमें से एक को समझेंगे। नंबर 1 है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड तो नाम से मालूम पड़ रहा है, आप नाम पे जाओ। पे, पे मतलब पेमेंट करना, बैक, बैक मतलब वापस आना, और टाइम पीरियड मतलब कितने समय के अंदर। तो आप ये कह सकते हो कि पेबैक पीरियड आपको ये बताएगा कि जो आपने एक्सपेंडिचर किया है कितने टाइम में आपके पास आ जाएगा। या आप ये कह दो कि एक्सपेंडिचर को रिकवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर द एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए लगाए। एक एग्जाम्पल सुनिए, आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो। ठीक है, तो आपका पेबैक पीरियड कितना आ गया, 5 ईयर आ गया। कोई दिक्कत? जो पैसा लगाया वो 5 साल में आपके पास वापस आ गया। जो पैसा लगाया वो 5 साल में आपके पास वापस आ गया। तो ये 5 साल क्या है, ये 5 साल है पेबैक पीरियड। तो आप क्या बोलोगे कि एक ऐसा टाइम जो एक्सपेंडिचर को रिकवर करने में लगता है, एक ऐसा टाइम जो एक्सपेंडिचर को रिकवर करने में लगता है, या वो टाइम जिस टाइम के अंदर आपका इनफ्लो मतलब इनकम जो अंदर आ रही है वो आपकी कॉस्ट के इक्वल हो जाए। आपका आउटफ्लो और इनफ्लो जिस ईयर में बराबर हो गई वो आपका पेबैक पीरियड है। तो ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको बहुत आराम से समझना। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि यहां पर लिखा हुआ है कि जहां पर कैश इनफ्लो आपकी कॉस्ट के इक्वल आता है। अब बात ये हम समझेंगे कि कैश इनफ्लो क्या होता है, इसको हम डिटेल से समझेंगे बाद में। यहां पर एक बार के लिए समझ लो, कैश इनफ्लो मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या आप समझते ही हो टैक्स के बाद वाला, बट बिफोर डेप्रिसिएशन, बट डेप से पहले वाला। तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लो, क्या है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये हो गया आपका कैश इनफ्लो। ठीक है। तो पेबैक अगर हम पढ़ें तो पेबैक क्या होता है कि जो हमने पेमेंट किया कितने टाइम में वापस आपके पास आ गया। ठीक है। पे मतलब पेमेंट, भुगतान, बैक मतलब वापस आना, और कितने समय के अंदर आना, ये आपका इसका मीनिंग हो गया। अब जब पेबैक हम निकालते हैं तो ये दो तरह से निकलता है, हर साल इक्वल कमा रहे हो या हर साल इक्वल नहीं कमा रहे हो, हर साल सेम कमा रहे हो या हर साल सेम नहीं कमा रहे हो। एक एग्जाम्पल समझो आप इसको, मान लो आपने 5 लाख रुपए लगाए और कैश इनफ्लो ये आपका है 1 लाख, तो आपका जो पेबैक आ गया वो कितना आ गया, कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो। मतलब 5 लाख रुपए लगाए, हर साल 1 लाख कमा रहे हो, तो 5 ईयर जो 5 लाख रुपए है ना वो 5 साल में आपके पास वापस आ जाएंगे। 1 लाख आएंगे, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर 1 लाख, ऐसे 5 साल में वो 5 लाख रिकवर हो गई।
तो ये 5 साल क्या है, ये 5 साल आपका है पे बैक पीरियड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला अगर चाहो बनाना तो क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो। ये तो वैसे भी समझ में आ गया आपको, फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट भी नहीं है कि जो पैसा लगाया अपॉन हर साल कितना कमा रहे हो, तो ये आपका 5 ईयर आ गया। तो 5 साल है आपका पे बैक पीरियड। ठीक है, अगर आप इक्वल कमा रहे हो, अगर आप इक्वली कमा रहे हो तो कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो आपने 10 लाख रुपीज लगाए, है ना, और हर साल जो आपकी इनकम है, जो आपकी कमाई है, वो मान लो 1 लाख है, लगाए हैं 10 लाख, 1 1 1 1 1। ठीक है, तो आपका जो पेबैक आ गया वो आ गया 10 लाख अपॉन 1 लाख, ये आ गया 10 ईयर, ये आपका आंसर। तो ये आ गया पेबैक पीरियड। पेबैक हमेशा टाइम के अंदर आएगा, समय के अंदर आएगा, ये बात आप दिमाग में रखना। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें ये बनता है, अगर आप इक्वल नहीं कमा रहे हो, नॉट इक्वल, अगर आप इनफ्लो आपका इक्वल नहीं है, तो आप पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे, तो आप पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे, तो आप पेबैक पीरियड कैसे निकालोगे। तो इस केस में पेबैक कैसे निकलेगा, ये भी एक पॉइंट है। इस केस में पेबैक कैसे निकलेगा, ये भी आपके लिए पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम करें, स्टार्ट करना है इसको। सुनिए, इसको कैसे करोगे आप, एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ठीक है, मान लो आपकी जो कॉस्ट है वो है रुपीज 10 लाख, ईयर 1 2 3 4 5, यहां लिखिए कैश इनफ्लो। ईयर 1 में आपने कमाए रुपीज 2 लाख, उसके बाद रुपीज 2 लाख, रुपीज 1 लाख, उसके बाद रुपीज 3 लाख और फिर 4 लाख। ठीक है, अब ये इक्वल तो है नहीं, ये अनइक्वल है, ये असमान है। 10 लाख की रिकवरी करनी है। अब समझो, 10 लाख की क्या करनी है, हमें रिकवरी करनी है। ये 10 लाख रुपया कब वापस आएगा, कितने टाइम में वापस आएगा। तो बात ये है, क्या ये ईयर 1 में आ रहा है, नहीं आ रहा, केवल 2 लाख कमा रहे हो। ईयर 2 में 2 + 2 4 हो गई, नहीं आया। 4 + 1 5 हो गई, नहीं आया पैसा। 5 + 3 अभी 8 ही आए हैं, 8 ही आए हैं, 4 साल तक पैसा नहीं आया। 8 + 4 कितना हो गया, 12। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपका आंसर 4 साल के बाद आएगा। ठीक है, तो 4 साल बाद और 5 साल से पहले आपने पैसा कमा लिया। ठीक है, तो पेबैक पीरियड हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला भी है और ये वैसे भी हो जाएगा। सबसे पहले आप करो इसको ऐड, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। 2 लाख, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12। अब ये 10 लाख ईयर 1 में नहीं आया, ईयर 2 में नहीं आया, ईयर 3 में नहीं आया, ईयर 4 में नहीं आया, बट ईयर 5 में क्या हो गया, ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख को कमाने के लिए 4 साल तो आपके पूरे के पूरे लग गए। ये लीजिए, 4 प्लस आपको कमाने हैं 10 लाख, 10 लाख आपने कमा लिए, माइनस 8 लाख, 10 लाख कमाने हैं पर कमा लिए 8 लाख, 8 लाख मतलब 10 लाख कमाने हैं कंप्लीट, लेकिन 4 साल तक आपने 8 लाख कमा लिए, तो 4 साल तो कवर हो गया। आपको 2 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट और है, लेकिन अगले साल गया तो पूरे साल में 4 लाख कमा रहा हूं मैं, पूरे साल में 4 लाख, पूरे साल में 4 लाख। ठीक है, तो पूरे साल में 4 लाख है, तो 2 लाख कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो देखिए कमाने हैं 2 लाख और अगले साल का इनफ्लो वो है 4 लाख, तो 4 + 2/4 जाएगा 4.5 ईयर। तो 4.5 साल में आपको ये पैसा वापस मिल जाएगा। ये आपका आ गया पेबैक पीरियड, जब आपका इनफ्लो इक्वल नहीं होता है। अब क्या कहोगे फॉर्मूला, नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर जो अपना 4 है, इसमें ऐड कर दूं क्या, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10 लाख जो लगाए हैं जो रिकवरी करनी है, माइनस कैश इनफ्लो इन कंप्लीट ईयर वो आपका 8 लाख का है, 8 लाख की आपकी रिकवरी हो गई है, और डिवाइड क्या, डिवाइड ये है अगले साल का कैश इनफ्लो, अगले साल का कैश इनफ्लो। ठीक है, नेक्स्ट ईयर कैश इनफ्लो, कोई दिक्कत। तो 4 जो कंप्लीट हो चुका है, 10 जो कमाने हैं, 8 जो कमा लिए और 4 अगले साल का इनफ्लो। तो ये आपका एक इक्वल है तो ऐसे और अनइक्वल है तो ऐसे। कोई डाउट आपको यहां तक? ठीक है, आराम से समझो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
अब इसके और भी हमें एग्जाम्पल करने हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ बातें हैं वो सुन लूँगा कि पेबैक आपने सुना, समझा भी है इसको, इसके क्या फायदे हैं और क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो देखिए, एडवांटेज कोई खास नहीं है, वही आसान है, ठीक है। टाइम के ऊपर इसका पूरा ध्यान होता है कि कितने टाइम में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो ये इसके कुछ फायदे हैं। इसके ड्रॉबैक सुनना, ये बहुत मेन है। देखिए, ड्रॉबैक के अंदर एक ड्रॉबैक है, कैश इनफ्लो आफ्टर द पेबैक पीरियड आर नॉट कंसिडर्ड। ये बहुत मेन है, ये सुनना। देखिए, ए और बी, आप पहले एक बात तो समझ लो कि पेबैक जितना कम होगा उतना बेस्ट होगा। जैसे मान लो, आप मान लीजिए ये है ए प्रोजेक्ट, ये है बी प्रोजेक्ट। आपने निकाला पेबैक, इसका गया 4 ईयर, इसका गया 5 ईयर। अब इन दोनों में से एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, आप कहां पर लगाओगे? जहां लाइफ कम होती है, और वो है 4 ईयर। जहां लाइफ क्या होती है? कम होती है, वो है 4 ईयर। तो पेबैक आपका आ गया 4 साल। पेबैक आ गया आपका 4 साल, ठीक है। तो ये ए बेस्ट होगा, जिन्हें कम टाइम में पैसा आएगा वो आपके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है कि इसका एक ड्रॉबैक है, क्या कि ये पेबैक जब आपका आ गया उसके बाद का इनफ्लो कंसिडर नहीं करता है। जैसे आपकी जो कॉस्ट है ये है मान लो 10 लाख, ठीक है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये आपका कैश इनफ्लो है। यहां 4 लाख कमाए, 6 लाख कमाए, उसके बाद नहीं कमाया। यहाँ 2 लाख कमाए, फिर 2 लाख कमाए, ठीक है। यहाँ 4 लाख कमाए, ठीक है। यहाँ 2 लाख कमाए और यहाँ 10 लाख कमाए। अब हमें निकालना है पेबैक पीरियड। 10 लाख रुपए आपने लगाए, ये 10 लाख रुपए ए में कितने टाइम में वापस आ गए? 4 और 6, 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। यहां पर 2 + 2 4 + 4 8 और 2 10, यहां आ गया 4 ईयर के अंदर। मतलब एक के अंदर ये पैसा 2 साल में आ रहा है, आप बात समझना, बहुत मेन बात है। और बी के अंदर ये पैसा 4 साल के अंदर आ रहा है। तो बताइए कौन सा बेस्ट हुआ? तो पेबैक जितना कम है बेस्ट होगा। आप ए को बेस्ट बताओगे। लेकिन ये इसका ड्रॉबैक है, क्या? अगर देखा जाए ना तो यहां पर टोटल 10 लाख रुपए आ रहे हैं और यहां पर कितना आ रहा है? यहां पर आ रहा है 20 लाख। या 10 लाख आ रहा है या 20 आ रहा है, या 10 लाख आ रहा है या 20 आ रहा है। तो बात क्या हुई? तो समझिए बात कि पेबैक के हिसाब से बेस्ट है ए, लेकिन ड्रॉबैक क्या है इसका कि जब पेबैक आपका आ गया उसके बाद का इनफ्लो ये देखता नहीं है, कंसिडर नहीं करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहां आपने 2 साल देख लिया, उसके बाद क्या कमा रहे हो कोई मतलब नहीं है। अगर उसके बाद का देखते हो तो फिर बी बेस्ट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि यहां पर टोटल इनफ्लो 20 का हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है किसका? पेबैक का। आगे समझ। दूसरा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करना। यहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करते हो। यहां पर आप प्रेजेंट वैल्यू को इग्नोर करते हो, ठीक है। तो पॉइंट क्या हुआ कि एक तो जो पेबैक का आपका टाइम पीरियड है उसके बाद का इनफ्लो ये नहीं देखता है, और दूसरा ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जिसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं उसको ये इग्नोर करता है। तो ये ड्रॉबैक दो बहुत मेन है, आप इनको याद रखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल इसके और करते हैं पेबैक के। देखो नंबर 1 एग्जाम्पल यहां पर क्या है? देखो एक कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया 80,000 का और 20,000 रुपए का इनफ्लो है, सेम बात, आफ्टर टैक्स बट बिफोर टैक्स। आप पेबैक निकालिए। अभी क्या आपने पेबैक इक्वल कमा रहे हो तो कॉस्ट अपॉन कैश इनफ्लो 4 ईयर आपका आंसर है, ठीक है। ये एग्जाम्पल 1 आपका हो चुका है, ओके। एक और करते हैं एग्जाम्पल जहां अनइक्वल कमा रहे हैं हम, जहां अनइक्वल कमा रहे हैं। इस पीडीएफ में काफी एग्जाम्पल है,
तो इससे आपका पूरा सही से कैपिटल बस्टिंग हो जाएगा। देखो, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रही है, ठीक है, कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है, ये आपकी कॉस्ट हो गई, ये आपकी कॉस्ट हो गई। एक प्रोजेक्ट के अंदर जहां आपकी अर्निंग है बिफोर डेट एंड आफ्टर टैक्स, ठीक है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, 30,000, 20, 20, 18, 18 और 12। तो आप एक काम करिए, इस एग्जाम्पल को हम सोल्व करते हैं। देखो, यहां लिखो कॉस्ट, आपकी जो कॉस्ट है वो है ₹1,00,000। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। कैश इनफ्लो या 30, 20, फिर 20, फिर 18, फिर 18 और 12, ये लीजिए, ठीक है। ₹1,00,000 लगाए आपने, और ये आपका इनफ्लो है ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 5 का और ईयर 6 का। अब देखिए, आप ईयर 1 में आपने 30 कमाए, ईयर 2 में 20 कमाए, 3 में 20, अनइक्वल कमा रहे हो, कैसे करोगे? तो देखिए, इनको पहले ऐड करो, ये आ गया क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। यहां लिखिए 30 प्लस 20, ये 50 हो गया, प्लस 20 ये 70 हो गया, प्लस 18 ये 88 हो गया, और प्लस 18 ये आ गया 1,06,000, और फिर 12 ऐड कर दो, 1,18,000। ओके, ठीक है। अब 1,00,000 की जो रिकवरी होगी वो कब हो रही है? पॉइंट ये है, ईयर 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, 4 में नहीं, बट कहीं ना कहीं 5 में ज्यादा होगी। तो आपकी रिकवरी 4 और 5 के बीच में हो रही है। आपको याद है फॉर्मूला ऊपर पढ़ के आए अपन, 4 साल तो कंप्लीट लगे, कमाने हैं 1,00,000, कमा लिए 88,000, और अगले साल का इनफ्लो है 18,000 का। कोई दिक्कत? तो 4 प्लस 12/18, आप इसको सोल्व कर लो। कैलसी आपके पास होना चाहिए, इसको सोल्व करना आप, करीब ये आपका 4.67 ईयर आ जाएगा। ये लो, ये आपका पेबैक आ गया, ठीक है। 4 साल लगे कंप्लीट, 1,00,000 रुपए कमाने हैं, 88 कमा लिए, अगले साल का इनफ्लो आपका 18,000 का है, ठीक है। तो ये 4.67 ईयर आपका आ गया पेबैक पीरियड। यहां तक कोई डाउट है तो आप देख लो, नहीं है तो हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका 4 नंबर हो चुका है। आगे बढ़े हम एक 5 नंबर एग्जाम्पल पे आइए। ये 5 इंडिपेंडेंट अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, ABCDE, ये इनकी कॉस्ट है, ये इनका इनफ्लो है, लाइफ इतनी है, आप निकालो पेबैक पीरियड। देखिए 5,00,000 रुपए लगाए, हर साल इक्वली, ये इक्वली है, ये सब इंडिपेंडेंट है, हर साल एक 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 कमा रहा हूं मैं, तो 5,00,000 रुपए लगाए, 1,00,000 कमा रहा हूं हर साल, तो पेबैक आ गया 5 ईयर। 4,00,000 लगाए, 1,00,000 कमा रहा हूं, 4 ईयर। 3,00,000 लगाए और 85,000 कमा रहा हूं मैं हर साल, तो क्या करोगे आप? 3,00,000/85,000। अब एक काम करोगे, 3,00,000 में 3,00,000 में 85,000 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। आप कैलसी निकाल दो और कैलसी में इसको सोल्व करना, 3,00,000 डिवाइड 85,000, तो ये आ गया 3.529। 2,00,000 लगाए और 75 आप हम हर साल कमा रहे हो, 2.67, और लास्ट का 2 ईयर है।
तो ये आपने पेबैक निकाल लिया। अब रैंकिंग देनी है, मैंने कहा था जो सबसे कम होगा बेस्ट होगा, तो सबसे कम है ये रैंक 1 आ गया, इसके बाद ये रैंक 2, ये 3 है, ये रैंक 4 है, ये रैंक 5 है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ, ये आपका कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल 5। ठीक है, चलो एक और करते हैं लास्ट एग्जाम्पल और बताएंगे कि बेस्ट कौन सा है। 6 नंबर पे आइए, ये मशीन X है, मशीन Y है, ये इसकी कॉस्ट है। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेट, वही कैश इनफ्लो दिया हुआ है X का और Y का, बताइए पेबैक कितना है। करेंगे स्टार्ट। एक एग्जांपल पे आओ, अपनी जो कॉस्ट है कितनी है वो कॉस्ट, ये है 40,000, 40,000, ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मशीन X की, लिखो मशीन X। और इनका जो कैश इनफ्लो है कितना है वो, ये है 10 15 20 10 5, 10 15 20 और 10 और 5। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखिए 40,000 लगाए, इनको क्यूमुलेटिव कर लो, ऐड कर लो। ईयर 1 में 10 कमा रहे हो, 10 और 15 25 और 20 45 और 10 55 और 5 60। ये लीजिए, तो ईयर 1 में नहीं कमा रहे हैं पूरे, ईयर 2 में नहीं कमा रहे हैं, बट ईयर 3 में क्या हो गए, ज्यादा हो गए। तो वही फॉर्मूला, कंप्लीटेड ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस जो कमा चुके हो और डिवाइड जो अगले साल कमाना है। तो 2 + 15 अपॉन 20, ये आ गया 2.67 ईयर। ये लीजिए आपका आंसर। कोई दिक्कत, सेम ऐसे ही आ जाओ मशीन Y का, यहां लिखो कॉस्ट है 40,000, ईयर 1 2 3 4 5, यहां लिखिए कैश इनफ्लो, और कैश इनफ्लो है आपका 5 15 20, 5 15 20 15 10, 15 और 10, इनको आप ऐड कर लो क्यूमुलेटिव 5, उसके बाद 15 और कमा लिए, तो 2 तक 20 कमा लिए। तो उनको रटना नहीं है, समझो इस बात को। 20 और 20 हो गए 40, 55 और 65। तो ये 40 ईयर 1 नहीं आ रहा, ईयर 2 नहीं आ रहा, बट ईयर 3 में फिक्स हो गया 40, तो ये आ गया 3 साल। तो बेस्ट कौन सा हुआ X और Y में, आप बोलोगे मशीन X में पैसा लगाना Y से ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उसका पेबैक पीरियड कम है। ये लीजिए, यहां तक कोई दिक्कत है आप मुझे बोल दो, आ गया समझ। देखो अब अगली क्लास में जो अपने को पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि कैश इनफ्लो का क्या मतलब है। जो वर्ड में लिखा है ना कैश इनफ्लो, इस कैश इनफ्लो से आप क्या समझते हो, कैश इनफ्लो कैसे निकलता है, ये एक बहुत मेन पॉइंट है जो हम अगली क्लास में इसको कवर करने वाले हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, या कॉस्ट क्या होती है, आउटफ्लो क्या होता है, और कैश इनफ्लो क्या होता है। नेट कैश फ्लो किसे बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेट कैसे निकलता है, ये सारी बातें हम अगली क्लास में अपनी करने वाले हैं, क्योंकि ये पॉइंट बहुत मेन होगा अगली क्लास के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।